Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. आज हम डी ब्रोगल साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, ये जो है बड़े बोल्ड टाइप के साइंटिस्ट हैं। बोल्ड टाइप के मतलब क्यों और किस वजह से, इस बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जैसे आपने सुना है कि मैट्रिक के पेपर पास करने के लिए पेपर देने पड़ते हैं, इंटर के पेपर पास करने के लिए हमें पेपर देना पड़ते हैं, इसी तरीके से होता है। बट जब पीएचडी के पेपर होते हैं तो जो पीएचडी करना चाह रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें 5 साल दिए जाते हैं लाइक। तो 5 साल में वो क्या करते हैं, अपना थीसिस लिखते हैं। और थीसिस में उन्हें कोई एक बात ऐसी लिखनी होती है, मतलब कोई ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हें करनी होती है, या तो इन्वेंशन करें या फिर रिसर्च करके कोई एक ऐसी बात बताएं जो आज तक दुनिया में किसी और साइंटिस्ट ने नहीं कही हो। तो ये वाला काम भी किसे करना था, डी ब्रोगल को भी करना था, क्योंकि ये भी एक पीएचडी के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया। क्या हाइपोथेसिस दिया इन्होंने? जस्ट आइडिया शेयर किया। नॉर्मल साइंटिस्ट क्या करते थे, आप इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि पहले ऑब्जर्व करा, ठीक है, देन फिर एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें रिजल्ट मिलता था उस चीज़ का। लेकिन डी ब्रोगल थोड़े से डिफरेंट थे, बोल्ड टाइप के थे। इन्होंने क्या करा, जो इनके जहन में आइडिया शेयर आया, इन्होंने वो आइडिया शेयर किया अपने टीचर से। जब इन्होंने आइडिया शेयर किया तो क्या हुआ, इनके जो सीनियर थे जिनसे इन्हें पीएचडी की डिग्री मिलती, उनसे इन्हें डिग्री नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनका थीसिस रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने के बाद कुछ टाइम बाद क्या किया गया, जो जिन्होंने रिजेक्ट किया था उन्हें कन्फ्यूजन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बात तो सही कही थी लेकिन मैंने फिर भी रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को बुलवाया। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन आए तो फिर उन्होंने कहा नहीं, डी ब्रोगल ने सही कहा है और इनको पीएचडी की डिग्री देनी चाहिए। और बाद में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन सिर्फ किस बात पे? अपना हाइपोथेसिस, मतलब अपना जस्ट आइडिया शेयर किया इन्होंने, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था बाद में। खैर, जो इनकी बात थी वो इन दी फ्यूचर जाके कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस पर रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट करा, और फिर इनकी बात सही ही एंड में साबित हुई। लेकिन वो बात क्या थी उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइट की। तो लाइट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, किस तरीके से बिहेव करती है, वेव की सूरत में बिहेव करती है, ऐसे ही है। उसके अलावा लाइट जो है पार्टिकल की सूरत में भी बिहेव करती है, और उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, 1905 तक इस तरह की बातें हो चुकी थी कि लाइट जो है वो वेव की सूरत में भी बिहेव कर रही है और पार्टिकल की सूरत में भी बिहेव कर रही है। इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें इन्होंने क्या कहा था, E इक्वल्स टू m.c², मतलब कि एनर्जी हमारी जो है वो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी हमारी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास जो है वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, बहुत फेमस थ्योरी है। एक ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। ये किसने बताई थी? आइंस्टाइन ने। उसके अलावा सेकंड वन, E इज इक्वल्स टू, एक ये इक्वेशन नंबर 2, ये किसने बताई थी? प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो हमारी किसके बराबर है? प्लांक्स कांस्टेंट का प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये सिंबल किसका है? फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। इतनी बात हमें पता है, ठीक है, ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब डी ब्रोगल ने क्या किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात बताई, उस चीज को पढ़ने वाले हम। तो उन्होंने कहा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। उन्होंने क्या करा, कंपेयर करवा दिया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कराएंगे तो ये किस तरह की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर h डॉट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू m.c²। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने क्या किया, अच्छा ये m जो है हमारा क्या है? मास है। E क्या है? एनर्जी है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है, इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, v भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी चीज की स्पीड ही है ना पर सेकंड पे, तो इसे हम वेलोसिटी से भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज मैंने पहले बताई थी कि अगर कोई वेव बन रही होती है तो जब वेव बनती है उसकी 3 कैटेगरी होती है, सॉरी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी? कैटेगरीज भी होती है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स की अभी बात कर रहे हैं। वेलोसिटी उस पार्टिकल की या उस वेव की कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। उसके अलावा उसमें फ्रीक्वेंसी होगी और वेव की लेंथ। वेव लेंथ क्या कहलाती है हमारी? लैम्डा। ये जो सिंबल नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? हमारा लैम्डा का सिंबल है, मतलब वेव की लेंथ कितनी है, ये चीज
ये तीन चीजें वेव में कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसमें से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, v ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी का इस तरीके से मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वेलोसिटी ओवर लैम्डा के। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, देखें h जैसा था, हमने h को वैसे ही रहने दिया, डॉट। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये f मैंने फ्रीक्वेंसी का सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी का सिंबल कुछ इस तरह का चला रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए इजीली। ये वेलोसिटी आ गई हमारी, और उसके बाद लैम्डा इज इक्वल्स टू m डॉट c स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहने दिया, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। आगे की बात समझते हैं। ओके, सो h प्लांक्स कांस्टेंट है हमारा, जिसकी वैल्यू अभी परफेक्टली निकल ही नहीं है, अभी तक निकल ही रही है। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34 ये कह सकते हैं, 6.63 भी कह सकते हैं। दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अभी फिलहाल यही चल रहा है। अच्छा, तो ये हमारी हो गई प्लांक्स कांस्टेंट h की वैल्यू, अदरवाइज हमारा हो गया वेलोसिटी ओवर लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी के हटने की वजह से आया। m डॉट c स्क्वायर वैसे ही है। तो जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मोमेंटम एक चीज होती है, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इस तरीके से मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक सो याद होगी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे h था हमने ऐसे ही रहने दिया, v था ऐसे ही रहने दिया, इसके नीचे लैम्डा था इज इक्वल्स टू, यहाँ m डॉट c स्क्वायर था। तो बात समझिएगा कि ये जो c स्क्वायर लिखा हुआ है ना, m डॉट c स्क्वायर, इसको अगर मैं लिख दूं m डॉट v स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि c इज इक्वल्स टू v, v वेलोसिटी होता है और c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं c लिख दूं या v लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ v लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे समझने में बात। m डॉट c था, c की c था, c की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, v लिख रहा हूँ, v स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज अभी हमने पढ़ी, क्या पढ़ी कि m डॉट v किसके बराबर है, p के। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, h डॉट v लैम्डा इज इक्वल्स टू m डॉट v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। लेकिन उसके साथ कुछ और भी तो मौजूद है, क्या मौजूद है, 2 v है, तो उस v को तो मुझे शो करना पड़ेगा। उस v को मैंने शो कर दिया, ठीक है। तो यहां तक, अच्छा यहां तक समझ आ गया। देन h वैसे ही रहा, v वैसे ही रहा, ठीक है। p से v क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया v। लैम्डा v से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, p से मल्टीप्लाई होगा। यहां तक समझ आ रही है। अब इस v से मैं ये भी क्रॉस कर सकता हूँ, दोनों डिवाइड में कट गए, h ऐसे ही आ गया हमारा इज इक्वल्स टू p डॉट लैम्डा, ये बच रहा है हमारा p, यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले गए। तो ये हमारी आ गई फाइनल इक्वेशन। तो इसके थ्रू डी ब्रोगिल ने कहा, इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या समझ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है। वो पार्टिकल की सूरत में भी बिहेव करता है और वेव की सूरत में भी बिहेव करता है। तो फिर आपको पता है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहां पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन की सूरत में तो ये बात समझ आ रही थी कि हाँ ऐसा हो सकता है। और इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात थी कि अगर इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास है, किसी वेलोसिटी से वो घूम रहा है, तो मोमेंटम उसका पता चल सकता है हमें, मोमेंटम हमें पता चल गया। और h की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 का हो या 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34 का हो, उन दोनों को डिवाइड करने से क्या मिल रही थी हमें, वेव नेचर मिल रही थी, वेव लेंथ मिल रही थी, कि मतलब वेव पता चल रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी वेव नेचर रखता होगा। तो यहाँ तक तो बात क्लियर थी, यहाँ तक सबको सब समझ में आ रहा था। लेकिन एक सवाल किया गया उनसे कि इलेक्ट्रॉन जो है मैटर है ना इलेक्ट्रॉन। तो कहा गया है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब भी वेव नेचर रखनी चाहिए। अगर आपकी बात ये है तो ऐसा ही होना चाहिए।
तो उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, इसको भी मैं क्लेरिफाई करता हूँ। तो फिर आगे उन्होंने इसके बारे में बताया। सॉल्यूशन क्या बना लोगों के क्वेश्चन का, लोगों ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है तो मैटर जो होगा वो भी वेव की तरह ही बिहेव करना चाहिए। और इन्होंने कहा ठीक है, इस बात को पता लगाते हैं। इनके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगल के अकॉर्डिंग, हर मूविंग पार्टिकल जो है क्या नेचर रखता था, वेव नेचर रखता था। तो लोगों ने कहा कि साबित करो कि जब हम अगर भाग रहे हैं तो हम में भी वेव होनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी करके दिखाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करा उसको समझ लेते हैं। फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आई वो क्या आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। इतनी बात हमें क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लैम्डा, लैम्डा का मतलब वेव लेंथ, वेव की लेंथ कितनी है ये पता लग जाएगा कि अगर किसी के अंदर वेव आ रही है तो हम कहेंगे हाँ वेव आ रही है, इसका मतलब वेव नेचर है। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है हमारा मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, जो भी इंसान है उसका कोई ना कोई मास भी होगा, और अगर वो मूविंग है तो उसमें वेलोसिटी भी होगी। अगर किसी पार्टिकल में मास भी है और वेलोसिटी भी है उसकी कोई, तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा। सिंपल। नेक्स्ट एच, एच क्या है हमारा, प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62 या 6.625 या 63 एक्सपोनेंट -34 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसमें रिसर्च चल रही है तो हम यही वैल्यू यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले ली, एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं कि हाँ हमें क्यों वेव नजर नहीं आती, या तो इनकी बात गलत है और वो लोग सही थे जो कह रहे थे। ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया होगा। सपोज हम एक इंसान ले लेते हैं। ठीक है, इस इंसान का हम नाम रख लेते हैं लाइक बबलू। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं ना। तो ये जो बबलू हैं ये मूव कर रहे हैं, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आपको मूव होते हुए नजर आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है और मूव भी कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो आगे बात समझते हैं इसकी। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि बबलू का जो मास है वो हमारा है 50 kg, 50 kg इनका मास है, और ये किस स्पीड से भाग रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बबलू जो है हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो बातें हमने रख ली। तो अगर फॉर्मूले के लिहाज से बात की जाए तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, यही कहता है। अब अगर इनके अंदर वेव है तो हम देख लेंगे। ठीक है, वैसे देखने पे तो, आंखों से देखने पे तो नहीं दिखती, बट कैलकुलेशन के थ्रू क्या कोई वेव नजर आ रही है या नहीं आ रही, इसको समझ लेते हैं। तो सिंपल, लैम्डा आ गया हमारा इज इक्वल टू एच आ गया हमारा 6.62 एक्सपोनेंट -34, की वैल्यू आ गई। पी क्या है हमारा, मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा दो। मास कितना है 50, वेलोसिटी कितनी है 10, ऐसा ही है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। okay. 1.324 एक्सपोनेंट -34। इसका मतलब है कि ये आंसर जो हमारा आया ये बहुत थोड़ा है, मतलब वेरी वेरी स्मॉल। इन शॉर्ट उन्होंने जो आंसर दिया था हमें, ठीक है, और जो हमें खुद आंसर मिला 1.1324 एक्सपोनेंट -34, मतलब बहुत थोड़ा। इस बहुत थोड़े का मतलब ये है, लिख देता हूँ मैं यहाँ, वेरी वेरी स्मॉल। वेव तो आई, लेकिन क्या आई हमारी, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत थोड़ी है। तो इस बात से हमें अंदाजा हुआ कि हम जब मूव कर रहे हैं तब भी वेव जो है वो है हमारे अंदर मौजूद। अगर ये कहा जाए कि एक मूविंग पार्टिकल है, एक मूविंग पार्टिकल है और उसमें वेव नहीं है, तो ये बात गलत होगी। क्यों, क्योंकि वेव तो है बट हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आ रहा। अगर कैलकुलेशन के थ्रू देखा जाए तो थोड़ी सी हमें वेव नजर आ रही है, मतलब इतनी थोड़ी वेव है कि हमें नजर ही नहीं आ रही। तो लेकिन इनकी बात तो सही थी। तो सॉल्यूशन ये मिला हमें इन दी एंड कि अगर कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है उसमें ज्यादा वेव होगी, ठीक है, उसमें ज्यादा उसकी जो वेव होगी, उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा नजर आएगी हमें। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वेवलेंथ हमें बहुत थोड़ी नजर आएगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, और ये किसने बताया था हमें, डी ब्रोगल ने। तो जब इन्होंने अपनी थ्योरी बता दी देन फिर इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट और थे, जैसे कि आप एक का नाम जानते हैं, जे थॉमसन।
जे थॉमसन कौन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने डिस्कवरीज पढ़ी थी, उसमें एक हमारे जे थॉमसन भी थे, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे। उनके एक बेटे थे, उनका नाम था जीपी थॉमसन। एक वो साइंटिस्ट थे, एक थे जर्मर डेविसन। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने भी इसी पे रिसर्च करी कि इनकी बात सही है या नहीं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट को आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी पढ़ने की उससे ज़रूरत नहीं है, अभी यहीं तक क्लियर रखो कि क्या हुआ था, देन फिर 12th में बात समझ में आएगी कि किस तरीके से इन्होंने क्या बताया था और उसका एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू हुआ था। डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट कहलाता है, वो क्लास 12th में पढ़ेंगे आप। थैंक्स।